यूएई का ये जो विकल्प तलाशना और अलग होना, नरेंद्र तनेजा साहब, बाकी देशों को, खाड़ी के बाकी देशों के जो कि ओपेक के सदस्य हैं, उनके लिए भी एक विकल्प खुलता है? नहीं, देखिए लक्ष्मण, ओपेक क्या है? एक कार्टेल है। और अगर आप उनका माइंडसेट देखें, जिस हिसाब से वो काम करते हैं, वो ऐसे जैसे 100 साल पहले किया जाता था। आज की जो दुनिया की अर्थव्यवस्था है, अगर आप कहें कि आधुनिक अर्थव्यवस्था जो है, उसके अंदर ओपेक जैसे कार्टेल की तो कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आप हमने ये देखा कि ओपेक के साथ में क्या था, जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पिछले 30 साल के 3 साल का आप इतिहास देखिए। जब जब वो ओपेक ने कहा कि भाई आप जो है उत्पादन को घटाइए, जब ये फैसला लिया उत्पादन घटाने या बढ़ाने का, उन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात कभी नहीं सुनी। उन्होंने वो करा जो कि ओपेक या ओपेक प्लस चाहता था, मतलब सऊदी अरब और काफी हद तक रशिया जो चाहता था। तो यूएई उसके अंदर बना हुआ था, लेकिन उसका मन वहां नहीं था। तो जिसको बोलना चाहिए था डिवोर्स नहीं हुआ था, लेकिन सेपरेशन तो 3 साल से हो चुका था। आज डिवोर्स हो गया, है ना? ये इसलिए जो है इसको और दूसरी बात यह है कि वो साथ साथ इसका इम्पैक्ट जीसीसी पे क्या होगा। जो जीसीसी के कंट्रीज हैं, ओवरऑल जो अपने को बहुत बड़ा ताकतवर संगठन मानते हैं, उसके ऊपर पड़ेगा, जाहिर है पड़ेगा, क्योंकि गंभीर फैसले हैं। दूसरी, जहां तक ईरान की बात है, कहने को कोई कुछ भी आज बोल ले, ट्रम्प साहब भी कुछ भी बोल दें, जो मर्जी है ट्वीट करें, वो अलग बात है। हकीकत यह है कि दुनिया की नजर में परसेप्शन पॉलिटिक्स में जरूरी होता है, चाहे वो नेशनल पॉलिटिक्स हो या वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो। परसेप्शन यह है कि ईरान जीत चुका है। परसेप्शन ये कह रहा है कि भाई ईरान जीत रहा है ना? परसेप्शन ये है कि ईरान इस युद्ध के बाद और मजबूत होकर निकला। यहां भी लोग बोल रहे हैं ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने तो हॉर्मुज को, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को न्यूक्लियर वेपन बना दिया, और इतना वो मजबूत है कि उसको यूज भी किया जा सकता है। ये पहला ऐसा न्यूक्लियर वेपन है जो आपके ईरान के पास है, और उसको वो इफेक्टिवली यूज कर रहा है। और आज ये हालत है, अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा कि ईरान से डील कैसे करें। वो सऊदी पर प्रेशर डालते हैं, भाई तुम बात करो, पाकिस्तान जैसे कंट्री पर प्रेशर डालते हैं, वो आगे बढ़ के जाते हैं। लेकिन अब कहीं बात आगे नहीं बढ़ी। ईरान को अच्छी तरह पता है कि अमेरिका यहां से निकलना चाहता है। अमेरिका अगर दोबारा जो है युद्ध करता है या हमले जारी करता है, निकलना उससे भी कुछ नहीं है। उनको समझ में आ चुका है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये जो नए समीकरण बन रहे हैं, लक्ष्मण, नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर वहां जन्म लेना शुरू कर चुका है। एक नया सिक्योरिटी, जैसे हम लोग जो सोचते हैं कि अमेरिका वहां पे सबको सिक्योरिटी देता है, वो मिथ निकली। अमेरिका की हालत ये हो गई कि ये देशों को लगता है कि ये अमेरिका हमारी सुरक्षा पूरी तरह नहीं कर सकता। हालांकि ये नहीं कि अमेरिका वहां से चला जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, अमेरिका वहां रहेगा और शायद और मजबूती लाने की कोशिश करेगा। लेकिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, सऊदी अरब हो, छोटा सा कंट्री कतार हो, कुवैत है, उनको समझ में आ गया है कि अमेरिका बियॉन्ड ए पॉइंट वो हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता। तो सुरक्षा नए नहीं कर नई सकता है। नए तो ये जो लक्ष्मण, जो नया आर्किटेक्चर जन्म ले रहा है, जो फैसला इन्होंने लिया है, आज यूपी ने लिया, ये इस बात का एक तरीके से उसको अंडरलाइन करता है कि नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के अंदर नए देशों के लिए, नई शक्तियों के लिए, जिनकी बुनियाद में एनर्जी भी है, उनके लिए जो एक तरीके से नए रास्ते खुल रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। अगर अब जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, क्योंकि वो ओपेक के बाहर हो गया और उसको भारत से संबंध वो और भी अच्छे करेगा, वो उस समय हो सकता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहे कि भाई हमारा तो तेल के इतना भंडार है, हमारे पास गैस के इतने भंडार हैं, आइए मिलके काम करते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। अभी तक उन्होंने, भारत ने कई दफे पेशकश की कि आपके जो तेल के भंडार है, कुएं हैं, उसमें हमको इक्विटी दीजिए, हिस्सेदारी। उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन हो सकता है वो हिस्सेदारी के तैयार हो जाए और इसकी रिटर्न में शायद वो भारत से कुछ मांगे, शायद ये चाहे कि हमारा जो अब सुरक्षा का नजरिया है उसके अंदर आप क्यों नहीं शामिल होते, जैसे पाकिस्तान सऊदी अरब में पहुंच बिल्कुल, चुका है ये आपने 25,000। काफी इंपॉर्टेंट, हाँ, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि जो सुरक्षा के नए समीकरण बन रहे हैं, उस नए समीकरण में सुरक्षा देने वाले कोई बड़े देश, कोई बड़े पावरफुल देश की भूमिका वहां पे दिख सकती है। एक इंडिकेशन नरेंद्र तनेजा साहब ने दिया भारत को लेकर के भी। यूएई चूंकि बाहर हो गया और कहे कि अब हम तेल देंगे, हम आपको प्रोडक्शन में मदद करेंगे, आप हमारी सुरक्षा करिए। ऐसे ही और क्या ऑप्शन बन सकते हैं एम्बेसडर दयाल? काफी इंपॉर्टेंट होगा अगर अब सुरक्षा में इन देशों ने अगर ये सोच लिया कि हमें अमेरिका के भरोसे नहीं रहना है, तो दूसरे देश जब वहां पे दखल देना शुरू करेंगे तो पूरा समीकरण बदल जाएगा। आपके हिसाब से पोटेंशियल कौन है देश जो अमेरिका का विकल्प हो सकते हैं इन देशों के लिए? क्योंकि ये देश आपस में तो मिलकर तो सुरक्षा करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, छोटे छोटे देश हैं। देखिए, इन सब देशों को अब ये लगने लगा है कि इनको किसी बाहरी देश पे रिलाय नहीं करना चाहिए, इनको अपनी नहीं, क्षमता लेकिन खुद भी बढ़ानी तो अपने चाहिए। पे तो कर नहीं सकते हैं। देखिए, अपनी सुरक्षा खुद से तो कर नहीं सकते हैं।
देखिए, ये इन्होंने देख लिया कि किसी दूसरी पावर पे डिपेंड करके और भुगतना पड़ता है। इनको टारगेट इसलिए किया गया ईरान की तरफ से क्योंकि यहाँ पर अमेरिकन बेसिस थे। अगर वहां पर बेस थे, अमेरिकन बिल्कुल। बेसिस ना होते और वहां से अटैक्स ना होते तब इन पे अटैक ईरान नहीं करता। मैं एक चीज देखिए बताना और चाहूंगा जियो पॉलिटिक्स के संबंध में खलील तनेजा जी ने बिल्कुल सही कहा था कि ईरान ने वेपनाइज करके दिखाया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, लेकिन उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका ने ईरान के विरुद्ध भी वेपनाइज किया है। ईरान का कम से कम $500 मिलियन पर डे का नुकसान हो रहा है। वो ऑयल बेचता था खासतौर पे चीन को, वो सब बंद हो गया है। तो ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो ऐसी चीज है जिसको ईरान तो वेपनाइज कर ही रहा था, अब उसके खिलाफ वेपनाइज कर दिया गया। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप ईरान के प्रपोजल देखिए जो स्टेज बाय स्टेज है, उसने ये कहा है कि पहले आप युद्ध बंद कीजिए, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलिए और ये हम लोग डिसाइड करें कि कैसे इसको मैनेज करना है। ईरान को ये समझ में आ गया है कि अब उसको पूरी तरह आजादी नहीं मिलेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ऑपरेट करने के लिए, उसको किस तरह से मैनेज किया जाए इसके बारे में विचार करना बहुत जरूरी हो जाएगा। अब देखिए, ये सोचना कि कब ये जो खाड़ी के देश हैं इनको सुरक्षा किससे मिलेगी, क्या इसमें चाइना रोल प्ले कर सकता है, रशिया रोल प्ले कर सकता है, इंडिया क्या रोल प्ले करेगा, बट असली बात यह है कि दूध से जला छाछ भी फूंक कर पीता है ये देश। देखिए, मैं तो इनमें सालों पोस्टेड रह चुका हूं, तब भी यहाँ पर बहुत सी लॉबीज थी, वो कहते थे हमें किसी एक्सटर्नल पावर पर नहीं रिप्लाई करना चाहिए, हमें झगड़ों से दूर रहना चाहिए। ये अब ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे कि इनको किसी तरह से घसीटा ना जा सके दूसरों की लड़ाइयों में। ये इनकी अपनी लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी ईरान और अमेरिका। पहले सद्दाम हुसैन और अमेरिका की लड़ाई की वजह से ये घसीटे गए थे, कुवैत तो बहुत तरह से नुकसान पहुंचाया गया था। तो इनको ये अब समझ आ गई है कि इनको एक इस तरह की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाई देनी है और एक दूसरे के साथ भी उतना ही तालमेल करना चाहिए जो उनको अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने से रोक ना सके। और हमारा क्या रोल होगा दरअसल इसमें सबसे ये क्या रोल होगा आने वाला समय में देखा जाएगा। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट बात आपने कहा कि ईरान को भी अब एहसास हुआ है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से हमें बहुत नुकसान हो रहा है और हम जो है सो बहुत लंबे समय तक ये स्थिति में रह नहीं सकते, आज़ादी तो पहले जैसे मिल सकती नहीं है। और शायद यही वजह कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ ही देर पहले जो अपने ट्रूथ सोशल पे लिखा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने लिखा कि ईरान ने उन्हें बताया कि वह यानी कि ईरान बिल्कुल बर्बादी के कगार पर है। ईरान चाहता है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जल्द से जल्द खोल दे।